everyone, welcome back to my channel. My name is Akshita Chauhan and I had qualified NET NGRF 2020. Today we are going to do previous year questions of 2020, right? And the subject is teaching aptitude. Okay, this is part 1. दिस इज़ पार्ट वन क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में पेपर हुआ था तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस 2020 के और 2019 के जो है वो ज़्यादा हैं, तो वो पार्ट्स में आ पाएंगे, जैसे 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन एक बार में, ताकि आपको भी वो एकदम से सारे प्रोवाइड कर दूंगी आपको 75 क्वेश्चन, तो आपको बर्डन लगेगा। तो पार्ट्स में करेंगे धीरे धीरे और इसको हम स्टार्ट करते हैं, राइट। Which of the following factor have been labeled as social competence in influencing learning? यानी कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो सोशल कॉम्पिटेंस है उसके हिसाब से क्या चीज़ें, क्या फैक्टर्स जो है लेबल किए जा सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सोशल कॉम्पिटेंसी के बेसिस पर इन्फ्लुएंस होती है। मोटिवेशन हो सकता है। इंटेलिजेंस नहीं हो सकता क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक पर्सन का अपना फैक्टर है। जो हमारी बुद्धि है, समझदारी है, वो क्या है, वो हमारे अपने फैक्टर्स है। वो हम किसी के हम सोसाइटी या सोशल फैक्टर के बेसिस पर नहीं इन्फ्लुएंस हो सकते उस चीज़ से। इमोशनल वेलबींग भी हो सकती है क्योंकि हम रहते तो सोसाइटी में हैं और उस सोसाइटी में हमारे फ्रेंड्स, फैमिली सब होते हैं, तो हम उनसे इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। ट्रांसफर इनएबिलिटी टू ट्रांसलेट थॉट्स इनटू एक्शंस, ये पॉइंट नहीं बनता है, तो इसका बन जाता है ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हुआ। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैव बीन लेबल्ड, ये इसका आंसर है। Which of the following will be considered key teaching behavior belonging to the category of effectiveness? इनमें से कौन सा जो फैक्टर्स हैं या जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या करता है, जो हमारे टीचिंग बिहेवियर की इफेक्टिवनेस से बिलोंग करता है। ठीक है, मेकिंग आइडियाज़ क्लियर टू लर्नर्स हु मे बी एट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली, जो टीचर है वो अपनी टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकती है। वो देखो, एक क्लास में हर बच्चा एक अलग बैकग्राउंड से आता है, राइट। उसका एक अलग थिंकिंग प्रोसेस होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। तो टीचर क्या करेगी, वो हर बच्चे को, हर लर्नर को जो आइडियाज़ हैं वो क्लियर करेगी, क्योंकि उसे पता है कि बच्चों की जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, वो डिफरेंट है। तो ए ऑप्शन हो सकता है। शोइंग एंथुजियाज्म एंड एनिमेशन थ्रू वेरिएशन इन आई कॉन्टैक्ट, वॉइस एंड जेस्चर्स, कि अब टीचर क्या है, अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए वो अलग अलग तरीके यूज़ करेगी, जैसे कि बच्चों के साथ आई कांटेक्ट करना, वॉइस को कभी स्लो तो कभी डाउन कर लेना, जेस्चर्स इनैक्ट करना। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ बाय एक्नॉलेजिंग एंड समराइजिंग, कि जो बच्चे हैं उनके आइडियाज़ को यूज़ करना। यहाँ पर हम टीचर के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाता है। probing through journal questions and shifting a discussion to some higher thought level, मतलब आपने एक जर्नल क्वेश्चन दिया और उसके डिस्कशन को आप बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे ले गए, लेकिन आप हायर लेवल पर ले जा नहीं सकते क्योंकि हर बच्चा एक अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रख रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। यूजिंग मीनिंगफुल वर्बल फ्रेज to get and keep student actively participating in the learning process। exactly, टीचर जो है, टीचर का काम ये है। तो फर्स्ट ए, बी एंड ई, इसका आंसर होगा हमारा सेकंड। यस, the compositional skill and creativity in presentation of student can be most effectively evaluated by which of the following test, कि एक स्टूडेंट है उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, या वो उसकी जो कॉम्पोजिशनल स्किल है,
किसी चीज़ को लिखने का जो तरीका है, उसकी जो स्किल्स हैं वो उसमें कितनी है या किस तरीके की है, वो कौन से टेस्ट से आप पता कर। देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप जानते हो राइट, जैसे आपका जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, MCQs के फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या आपका क्रिएटिविटी स्किल्स देखने को मिलेगा या फिर आपका कॉम्पोजिशनल स्किल्स देखने को मिलेगा? नहीं। ऐसे में मिल सकता है। शॉर्ट आंसर नहीं। प्रोजेक्टिव तो पूरा टेक्निकल बेस्ड हो गया, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसे टाइप टेस्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, assertion and reason. Assertion क्या कहता है? Pedagogy and social interaction are two major result oriented activities of teacher. कि जो पेडागोजी, आप पेडागोजी जाते हो, इसको क्या बोलते हैं? ये है चाइल्ड एजुकेशन, एंड सोशल इंटरेक्शन, कि सबसे घुलना मिलना, बातचीत करना, उनके साथ अपनी बातों को शेयर करना, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है जो आपको रिजल्ट देते हैं। अगर हम टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये असर्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि हाँ पेडागोजी स्टूडेंट की एजुकेशन और सोशल इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। टीचर को अगर इंटरेक्ट नहीं करना आएगा तो वो फेल हो जाएगी, और उसको एजुकेशन नहीं देनी आएगी तो वो फेल हो जाएगी, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन हैज़ अ लिमिटेड रोल इन बोथ दीज एक्टिविटीज़। कम्युनिकेशन का बहुत लिमिटेड रोल है। अरे अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं करेगी, अगर टीचर कम्युनिकेट ही नहीं करेगी तो वो अपनी बात को प्रेजेंट करेगी कैसे करेगी किसी के सामने, राइट? वो एडुकेट कैसे करेगी या फिर वो इंटरेक्ट कैसे करेगी? वर्बल जेस्चर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट ना। तो इसमें क्या होगा कि ए ट्रू है लेकिन हमारा जो आर है वो फॉल्स है। मैच द फॉलोइंग, स्टडी स्किल्स विद देयर इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। इधर आपके स्टडी स्किल्स हैं, यहाँ पर आपके लर्निंग टेक्निक्स है। सबसे पहला है इलैबोरेटिव इंटरोगेशन, उसके बाद है प्रैक्टिस, टेस्टिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेशन, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। इनको पढ़ते हैं। मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम टुगेदर व्हेन स्टडिंग, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम दो डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स को मिक्स कर रहे हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम दो डिफरेंट चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। तो अगर आप तीनों को देखें, इलैबोरेट का मतलब किसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में बात करना, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपने कंटेंट पढ़ लिया, अब आप पेपर लगा रहे हो, MCQs कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। सेल्फ एक्सप्लेनेशन होता है कि हमने किसी चीज़ को समझा, उसके बाद अपने आप ही हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करनी, अपने आप को समझा रहे हैं या दूसरे को समझा रहे हैं, राइट। और इंटरलीव्ड प्रैक्टिस हो गया कि दो चीज़ों को, दो काइंड ऑफ प्रॉब्लम को मिक्स करके पढ़ाई करना। तो फोर्थ का क्या हो गया, फोर्थ डी का हो गया हमारा 1। तो इस वाला, ये वाला ऑप्शन देखते हैं और पहले देख लेते हैं। एक्सप्लेनिंग व्हाट अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट और एन एग्जाम्पल प्रॉब्लम मीन्स टू यू, ये हमारा क्या हो गया, सेल्फ एक्सप्लेनेशन, सी का 2 है। टेस्टिंग योर सेल्फ ऑन अ मटीरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न, क्या करना है, अपने आप को टेस्ट करना है, तो ये हमारा प्रैक्टिस हो गया, इसका भी हो गया। एंड आंसरिंग वाई अ फैक्ट इज ट्रू इज एलैबोरेट, आप चीज़ को एलैबोरेट करके बता रहे, आंसर इज 1। In order to meet the demand of market economy and produce competent graduates who can compete with their counterpart in international market, the first and foremost change that needs to be introduced in the prevailing system of Indian education system is related to, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो हमारी जो हमारी मार्केट इकोनॉमिक है उसकी डिमांड को मीट करने, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए आप कॉम्पिटेंट, आप बहुत सही तरीके के पढ़े लिखे ग्रेजुएट को क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि पढ़ा लिखा रहे हो, मार्केट में लेके आ रहे हो, जो क्या कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में आपका पक्ष रख सकते हैं, आपके बिहाफ पर कम्पीट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का सिचुएशन चाहिए, अगर आपको इस तरीके का सिचुएशन चाहिए तो आपको अपने एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहली चीज़ क्या चेंज करनी पड़ेगी, एडमिशन प्रोसेस। क्या मैं अपने एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा सा इनोवेटिव तरीका लेके आऊँ तो क्या जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी? नहीं। एडमिशन प्रोसेस इज़ नॉट रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस ऑफ एनी पर्सन, राइट।
करिकुलम कि अगर मैं जो उनको पढ़ा रही हूँ, जो उनकी एक्टिविटीज़ है, जिस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं, अगर मैं उस चीज़ के ऊपर ध्यान दूँ तो क्या वो चेंजेस होंगे? हाँ, तो ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगर मैं अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आऊँ, मैं टेक्नोलॉजी ले आई लेकिन बच्चा तो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैंने उसको कोई इंटरेस्टिंग वे दिखाया ही नहीं पढ़ने के लिए, तो क्या टेक्नोलॉजी काम आएगी? नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर, कितने भी टीचर ले आओ, अगर आपने आपने अपने सिस्टम को ही ठीक नहीं रखा तो आप कितने भी टीचर ले आओ तो ये भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा करिकुलम। Below are given two sets. First is behavioral modification technique and second are the examples. Positive reinforcement, negative reinforcement, punishment and extinction. ऑप्शन पढ़ते हैं। Withdrawal of a pleasant stimulus or application of an aversion stimulus to stop the behavior, यानी कि आप क्या कर रहे हो, कोई उसकी बहुत मनपसंद चीज़ थी और आपने उसके बिहेवियर को रोकने के लिए उस चीज़ को क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, आपने क्या किया? अपनी तरफ खींच लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पेनफुल और एवर्सिव स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड टू स्टॉप द अकरेंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसको किसी तरीके का दुख दे रहे हो ताकि वो अपने बिहेवियर को चेंज कर सके। ठीक है, ओके। पेनफुल और एवर्सिव स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड टू स्टॉप द अकरेंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि आप किसी को कोई चीज़ का दर्द दे रहे हो ताकि वो अपने बिहेवियर को चेंज कर सके या रोक सके। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है और ये एक तरीके से पनिशमेंट में भी आ सकता है, बट देखते चलो। द बिहेवियर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, यानी कि आपने क्या किया, आपने स्टिमुली को निकाल वहाँ से हटा दिया और उसके बाद उसके जो बिहेवियर था उसमें क्या हुआ, उसमें चेंजेस हुए। तो द बिहेवियर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनका जो आपने एक स्टिमुलस को प्रेजेंट किया और उनका जो बिहेवियर है उसमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, राइट। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो पॉजिटिव मेरे को यहाँ पे 4 लग रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए एक चीज़ को प्रेजेंट किया है, राइट। तो 4 हो सकता है। थर्ड वाला देखते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में है थर्ड, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है? थर्ड, द बिहेवियर इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुली, करेक्ट है। पनिशमेंट में आ जाएगा सेकंड, हाँ, क्योंकि पेनफुल की बात हो रहा है तो पनिशमेंट में जाएगा। एंड एक्सटेंशन हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। Which of the following teaching method is or are contribute to direct learning? डायरेक्ट लर्निंग में इनमें से कौन सा मेथड है जो कंट्रीब्यूट करता है? टीम टीचिंग एंड लेक्चर। टीम टीचिंग एंड लेक्चर। टीम टीचिंग में क्या होता है, दो तीन टीचर्स होती हैं और वो क्या करती हैं, वो एक क्लास को मिलकर पढ़ाती हैं। कभी एक टीचर बोलती है तो बाकी साइलेंट हो जाती हैं, फिर दूसरी बोलती है बाकी साइलेंट हो जाती है। तो इसको हम टीम टीचिंग कहते हैं, जहाँ पर एक दूसरे की मदद करने के हिसाब से टीचर्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं। तो डायरेक्ट टीचिंग का मतलब होता है सेल्फ तैयारी करना, खुद से, मतलब एक प्रैक्टिकल बेसिस पे करना। तो नॉट टीम टीचिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्ट लर्निंग। स्टिमुलस एंड रोल प्लेइंग, कि आप क्या कर रहे हो, अब इसका मतलब क्या है रोल प्लेइंग का, कि आपने क्या किया, आपको एक रोल दिया गया कि अच्छा तुम आज टीचर हो और तुम उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाओगे। तो यहाँ पर जो है आप किसी के बिहाफ पर काम कर रहे हो, एक रोल प्ले कर रहे हो किसका, ठीक है। लेक्चर्स विद और विदाउट यूजिंग ऑफ ऑडियो विजुअल, यानी कि आप क्या दे रहे हो, लेक्चर्स दे रहे हो, राइट। पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट, ये डायरेक्ट टीचिंग का पार्ट है कि आप क्या कर रहे हो, आप वर्कशॉप और असाइनमेंट के लिए पार्टिसिपेशन कर रहे हो। मॉक एंड ह्यूरिस्टिक, ये भी डायरेक्ट टीचिंग का पार्ट है। और इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन ये डायरेक्ट टीचिंग का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, बी, डी एंड ई।
When a large number of students with different performance level are there in class for uniform imparting of education interaction, a टीचर शुड ऑप्ट फॉर अ कम्युनिकेशन। यानी कि आपकी क्लास में क्या है, बहुत अलग तरीके के बच्चे हैं जिनका परफॉर्मेंस लेवल अलग है। कोई बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, पढ़ा मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बहुत ज़्यादा डल है, कोई एवरेज है। तो आपको अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए। देखो, टॉप डाउन अप्रोच या फिर लीनियर अप्रोच, ये चीज़ इसमें नहीं चलेगी। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, अगर आप उन स्टूडेंट्स को किसी चीज़ को टेक्नोलॉजी के बेसिस पे प्रेजेंट करते हैं, स्टोरीज़ के बेस पे प्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है उस चीज़ के लिए। तो इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। The emphasis in memory level teaching is on which of the following, कि memory level teaching में जो emphasizes था वो किसके ऊपर था। Organization of thoughts and ideas, कि जो thoughts और ideas दे आप उनको organize कर रहे हो, yes. Seeing the relationship among the fact, कि आप facts के बीच में relationship देख रहे हो, नहीं. Systematic presentation of quick reproduction, आप सिस्टमैटिक प्रेजेंट मतलब चीज़ें आपको एकदम सिस्टमैटिकली तरीके से प्रेजेंट होती हैं। हाँ, क्योंकि जब आप मेमोरी लेवल टीचिंग करते हो तो वो कैसे होती है, वो रूट लर्निंग होती है। क्या होती है, वो रूट लर्निंग होती है, जिसे हम क्रैमिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर रट रहे होते हो तो टीचर आपको चीज़ें जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से प्रोवाइड करती है और आप उसको सिर्फ उसी हिसाब से क्या करते हो, पढ़ लेते हो। क्रिटिकल थिंकिंग, आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो वहाँ पे नहीं, ये तो रिफ्लेक्टिव में होता है। क्रिटिकल थिंकिंग रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है। मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फैक्ट, आप वहाँ पर मास्टरी कर रहे होते हो, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो जिस सीक्वेंस में, आप उसी सीक्वेंस में उनको फैक्ट को पढ़ रहे हो। देखो, इसको समझो, अगर सिर्फ लिखा होता मास्टरी ऑफ कंटेंट, अगर क्या लिखा होता, मास्टरी ऑफ कंटेंट, तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल का होता, क्योंकि किसी कंटेंट में मास्टरी अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पर लिखा है मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फैक्ट। हम फैक्ट ही तो वहाँ पर क्रैम कर रहे होते हैं, तो ये भी आएगा। सेग्रीगेटिंग वन फीचर्स फ्रॉम अनदर, नहीं, हम यहाँ पर कोई भी इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंस वाली काम नहीं करते हैं। हम यहाँ पर चुपचाप जैसा दिया होता है वैसा पढ़ लेते, तो इसका आंसर होगा A, C and E। Which of the following example is of maximum performance test, कि maximum performance test का एग्जाम्पल कौन सा है, जो कौन से ऐसे टेस्ट में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा देखी जाएगी। प्रोजेक्टिव आपकी पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा देखी जाएगी, नो नहीं, इसमें पर्सनालिटी टेस्ट में नहीं देखी जाएगी। इंटरैक्ट इन्वेंटरी में देखी जाएगी। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी देखी जाएगी, एटीट्यूड में भी नहीं देखी जाएगी, और वैसे वो स्केल है, एटीट्यूड स्केल। द मोस्ट characteristic feature of an adolescent learner which determine his or her social and moral development is the tendency to be away from parents। जैसे एक बच्चा है जो एडोलेसेंट लर्नर है, ठीक है, वो अगर सोशली डिटरमाइन करें हम उसको, तो वो कैसे हो कि वो पेरेंट्स से दूर रहना चाहता है। यार नेगेटिव चीज़ें नहीं लेनी है। कंसर्न ऑफ हीरो वर्शिपिंग ऑफ इल्यूमिनेटिंग वैल्यूज इन स्टैंडर्ड, देखो एक इसको और देख लेते हैं। मिक्सिंग अप विद पीयर्स इन द नेबरहुड, कि जो बच्चा है वो अपने आस पड़ोस में लोगों से मिलना चाहता है, घुलना चाहता है। जब आप अपने एडोलेसेंट एज में थे, क्या आप किससे बात करना चाहते थे, नहीं। आइडेंटिटी क्राइसिस, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, अपनी पहचान भूल जाता है, नहीं। इसका आंसर होगा बी। क्यों होगा, क्योंकि बच्चा वहाँ पर अपने वैल्यूज़ और अपने स्टैंडर्ड्स को क्या कर रहा होता है, पहचानने की कोशिश कर रहा होता है, इसीलिए वो कुछ हीरोज़ को वर्शिप करता है। इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड, कंसर्न ऑफ हीरो वर्शिप वाला। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते रहेंगे।